पिछली वीडियो में हमने एनएफए और डीएफए के बारे में काफ़ी बात की थी। हम दोनों के कंपैरिजन को देखते हुए चल रहे थे। मुझे लगता है पिछली वीडियो में हम छोटी सी गलती कर गए थे, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं पिछली वीडियो को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ पर हमने लैंग्वेज की रिकॉग्नाइजेबिलिटी के बारे में बात की थी। तो कई बार हम वहाँ पर लैंग्वेज और स्ट्रिंग को इंटरचेंजेबल बोल गए थे, बट वो सही नहीं है। लैंग्वेज एक सेट है स्ट्रिंग्स का, जबकि स्ट्रिंग जस्ट एक एलिमेंट है सिग्मा स्टार का, राइट। और लैंग्वेज सिग्मा स्टार का एक सबसेट है, तो दोनों में फर्क है। एक स्ट्रिंग सिग्मा स्टार का एलिमेंट है, जबकि लैंग्वेज सिग्मा स्टार का सबसेट है। हम दोबारा से एक बार रिविजिट करते हैं ताकि हम और थोड़े से डिफरेंसेस को भी कवर कर सकें। तो हमारे पास डीएफए और एनडीएफए दोनों ही मशीन्स हैं। डीएफए में डिटर्मिनिज्म है। डिटर्मिनिज्म डेल्टा के कारण से है, और डेल्टा के कारण से क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली एक ही स्टेट है। एक स्टेट और एक इनपुट सिंबल यूज करके हम एक पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंच सकते हैं, जबकि एनडीएफए में एक पर्टिकुलर स्टेट और एक सिंबल या बिना सिंबल के भी हम एक या एक से ज्यादा स्टेट्स पर पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट जीरो या जीरो से ज्यादा स्टेट्स पर पहुंच सकते हैं, और इसी कारण से हमारे पास नॉन डिटर्मिनिज्म जन्म लेता है। नॉन डिटर्मिनिज्म की शुरुआत होती है। और हम ऊपर से ये भी कहते हैं कि किसी भी एक किसी भी तरीके से यदि कोई भी एक ऐसा रास्ता हमें मिल गया, कोई भी एक ऐसा पाथ हमें मिल गया जो कि हमें फाइनल स्टेट पे ले जा रहा है, तब हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी। जिसको कि हमने यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया हुआ है कि डेल्टा हेट में Q0 से स्टार्ट करके W को रीड करके एंटायरली यदि आप किसी भी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हो, किसी भी फाइनल स्टेट में, क्योंकि ये सेट ऑफ स्टेट्स है, और सेट ऑफ स्टेट्स में यदि कोई भी एक फाइनल स्टेट है जिसके कारण से यदि इंटरसेक्शन लेंगे यदि फाइनल स्टेट्स का, फाइनल स्टेट के सेट का, तो फाई नहीं आएगा, तब वो ओमेगा एक्सेप्टेड होगा। जबकि यहाँ पर चूंकि पाथ ही सिंगल सिंगल चल रहा है, एट अ टाइम एक सिंबल कंज्यूम करेंगे और एक ही स्टेट पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सिंगल पाथ मिल रहा है। पर यहाँ पर मल्टीपल पाथ मिल रहे हैं, क्योंकि एक सिंबल कंज्यूम करके आप मल्टीपल पाथ पे जा सकते हो। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आपने यहाँ पर एक स्टेट ले ली, और इस स्टेट से मेरे को एक सिंबल यूज किया तो मैं यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से मैंने फिर एक सिंबल यूज किया, फिर मैं यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से मैंने एक ही सिंबल यूज किया, यहाँ पर आ गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास एक सिंगल पाथ है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास में ऐसा हो सकता है कि आपने एक सिंबल यूज किया और आपका ये पाथ एंड हो गया वहीं की वहीं, आप आगे ही नहीं बढ़ पाए। सिंबल एक ही यूज किया है, ये तो बहुत सारे सिंबल्स की एक स्ट्रिंग बनी हुई है, उनका एक सीक्वेंस है सिंबल्स का, लेकिन कई पाथ ऐसे होंगे जो कि किसी न किसी फाइनल किसी स्टेट पर पहुंचेंगे। तो आपने पहला सिंबल यूज किया, आप यहाँ पर पहुंचे, फिर दूसरा सिंबल यूज किया, यहाँ पर पहुंचे, फिर तीसरा सिंबल यूज किया, इस तरीके से पहुंचे। बट ये मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। यहाँ पर एक पाथ ये भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इसके बाद आपके पास 3 पाथ हो जाएं, ठीक है। तो आपके पास में एक स्टेट से निकलने के कई तरीके के रास्ते हैं। आप चाहें तो किसी स्टेट पे पहुंच भी सकते हैं। आपके पास हो सकता है कि एक स्टेट पे किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सिंबल को लेकर के कोई भी पाथ अवेलेबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब हमारे पास में पाथ ही अवेलेबल नहीं है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से लेबल्ड पाथ अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको आगे नहीं जा सकते। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, और ये मल्टीपल पाथ्स हमको अलग अलग तरीके से हमें मल्टीपल स्टेट्स पे लेके जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, हम कई सारी स्टेट्स पर मूव कर सकते हैं, राइट। तो इसमें मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं, और इन मल्टीपल पाथ्स के कारण से हम मल्टीपल स्टेट्स पे पहुंच सकते हैं। और चूंकि हम मल्टीपल स्टेट्स पर पहुंच सकते हैं, तो इनमें से यदि कोई भी एक स्टेट फाइनल स्टेट है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल कहलाएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग की एक्सेप्टेबिलिटी की जो कंडीशन है यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम किसी भी पाथ पे जाएं, पहले तो वो हमारी मर्जी है, और यदि ढेर सारे पाथ्स पे चलने पे कोई भी एक पाथ हमारा जो है एक्सेप्टेबल स्टेट पे पहुंच रहा है, तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्टेबल मानेंगे। ये दोनों के डेफिनेशन में मेजर डिफरेंसेस हैं।
एक डिफरेंस है ट्रांजिशन फंक्शन की वजह से, और दूसरा डिफरेंस है इनके फाइनल स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस की कंडीशन को, जो कि भी कहीं ना कहीं डेल्टा के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, राइट। यहाँ पर डेल्टा जो है सिंगल स्टेट दे रहा है, यहाँ पर डेल्टा डैश जो है वो हमें मल्टीपल स्टेट्स दे रहा है, और मल्टीपल स्टेट्स होने के कारण से हम उसको एलिमेंट नहीं मान रहे, बेसिकली इट्स सेट ऑफ स्टेट्स, और वो सेट ऑफ स्टेट्स में थी एक भी एलिमेंट फाइनल स्टेट का है, तो हम कहते हैं कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन बाकी सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली सेम है, जैसे हम फाइनाइट क्यू जो है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पर क्यू डैश फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, सिग्मा फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है, सिग्मा डैश भी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है, Q0 is initial state and is an element of Q. Q0 एक initial state है और Q का element है, यहाँ पर Q0 dash initial state है और Q dash का element है। Similarly यहाँ पर F जो है set of accepting state है, जो कि एक सबसेट होगा Q का, यहाँ पर F dash set of accepting state है, जो कि सबसेट होगा Q dash का। तो मोटे तौर पर बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन मेजर डिफरेंसेस कहाँ पर लाई कर रहे हैं? मेजर डिफरेंसेस आपके लाई कर रहे हैं ट्रांजिशन फंक्शन में या फिर एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन में डेफिनेटली, और स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस की कंडीशन में। और ये सारी की सारी चीजें जो डिफरेंशिएट हो भी रही हैं, ये डिफरेंशिएट भी इसी कारण से हो रही है क्योंकि इनके ट्रांजिशन फंक्शन में डिफरेंस है। ये मेजर डिफरेंस है आपका, जिसकी वजह से बाकी डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। इसमें इसके कारण से जो पाथ वाला डिफरेंस है, एक बार हम पाथ के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि पाथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें समझना चाहिए। पाथ क्या होता है, पाथ का मतलब क्या होता है। तो हमने कंप्यूटेशन देखी थी, कंप्यूटेशन कैसे कैसे हो रही है, डीएफए में कंप्यूटेशन कैसे होती है और एनडीएफए में कंप्यूटेशन कैसे होती है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब हमने किसी पर्टिकुलर एक स्टेट को ले लिया, वहां से हमने एक पर्टिकुलर सिंबल यूज किया तो हम एक स्टेट पे पहुंचे, फिर दूसरा पर्टिकुलर सिंबल यूज किया, एक स्टेट और ये सिंबल, फिर हम एक ही स्टेट पे पहुंच रहे हैं। यहाँ से एक स्टेट और एक सिंबल, फिर हम एक ही स्टेट पे पहुंच रहे हैं। यहाँ से एक स्टेट और एक सिंबल, फिर हम एक ही स्टेट पे पहुंच रहे हैं। तो हम एक ही जो हमारे पास पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, किसी भी पॉइंट इन टाइम पे हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं ही नहीं। तो मान लीजिए यदि ए बी ए सी करके आपका कोई पाथ है, तो ये एक ही पाथ है। पाथ का लेबल क्या है? पाथ का लेबल जो कॉन्जिक्यूटिव एजेस हैं जिनको आप उस पाथ में यूज कर रहे हो, उनके लेबल्स का कॉन्केटिनेशन है उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आप एज को ट्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पर पाथ का जो लेबल है वो है ए बी ए सी। जबकि एनडीएफए में क्या पॉसिबिलिटी है? एनडीएफए में एक पर्टिकुलर स्टेट पे हो आप, यहाँ से भी आप इस स्टेट से ए लेकर के आप यहाँ पर भी जा सकते हो, यहाँ पर भी जा सकते हो, यहाँ पर भी जा सकते हो। सारी जगह पर सिर्फ ए को ही लेके जा रहे हैं। फिर कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि बिना किसी सिंबल को कंज्यूम किए आप आगे बढ़ सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी लाइक दैट आल्सो। और यहाँ पर भी आप मल्टीपल स्टेट्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप कभी कभी आपके पास पाथ अवेलेबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि इसके बाद आपका जो बी को लेकर के आपके पास जो मूव करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते, तो आपका पाथ यहीं पर अबेंडन हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यदि हम मेरे पास मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते जा रहे हैं, तो और यहाँ पर भी लेबल क्या है? यहाँ पर भी लेबल जो है कंसेक्यूटिव एजेस के जो लेबल हैं उनको कॉन्केटिनेट करने से हमें पाथ का लेबल मिलता है। हमारे पास पाथ में कोई भी एक पाथ होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर नोड है Q0, और मान लीजिए कि आप ए बी ए सी इस तरीके का कोई पाथ आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उससे कई जगह जा पा रहे हैं, राइट।
तो ये ढेर सारी स्टेट्स पर आप पहुंच पा रहे हैं, तो ये मल्टीपल स्टेट्स पर हम पहुंच रहे हैं। तो हम पाथ का जो लेबल है, यहाँ पर इस पाथ का लेबल भी ए बी है। इसके बाद चाहे ये अबंडन हो गया हो सकता है ये अबंडन हो जाए, या फिर ये वाला पाथ यदि देखें तो ए, ये आपका एप्सिलॉन, फिर बी, फिर ए, फिर सी। तो ए बी ए सी के ही इतने सारे ढेर सारे पाथ अवेलेबल हैं ए बी ए सी के लिए, और हम इन पाथ से एक सेट ऑफ स्टेट्स पर पहुंचेंगे। हम पर्टिकुलर स्टेट पे ना पहुंच करके हम ढेर सारी स्टेट्स पर पहुंचेंगे, और इन स्टेट्स में से यदि कोई भी एक फाइनल स्टेट है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। ठीक है, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल if we reach to at least one final state। यदि इन चीज को समझें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हम डिफरेंस के तौर पे हम ये बात कह सकते हैं कि ये सिंगल कंप्यूटेशनल पाथ पे चलता है, सिंगल कंप्यूटेशनल पाथ। तो वर्किंग के हिसाब से इसमें एक जो डिफरेंस आता है वो ये है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए सिंगल कंप्यूटेशनल पाथ है, सिंगल कंप्यूटेशनल पाथ फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, फॉर अ स्ट्रिंग। यहाँ पर there could be multiple paths, multiple computational paths, multiple computational paths for a string। So एग्जीक्यूशन के दौरान हमें ये मतलब ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि यहाँ पर डीएफए में जहाँ पर एक सिंगल कंप्यूटेशनल पाथ है, यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटेशनल पाथ है। यहाँ पर वो एक स्टेट जो फाइनली अचीव होगी वो फाइनल स्टेट है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। यहाँ पर यदि फाइनल स्टेट जो हम अचीव कर रहे हैं यदि वो फाइनल स्टेट है तो जो फाइनली हम स्टेट को अचीव कर रहे हैं आफ्टर कंज्यूमिंग ऑफ एंटायर स्ट्रिंग, ऑल द सिंबल्स इन द स्ट्रिंग इन द सेम सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को यदि हम कंज्यूम कर लेंगे तब आप यदि किसी फाइनल स्टेट पे पहुंचे, किसी एक्सेप्टेबल स्टेट पर पहुंचे, तो आप कहेंगे कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। यहाँ पर ढेर सारे पाथ्स में से जिनका कि लेबल सेम होगा, जो कि स्ट्रिंग का लेबल है, कॉन्केटिनेट करने के बाद में कॉन्सेक्यूटिव एजेस के लेबल्स को कॉन्केटिनेट करने के बाद में यदि वो स्ट्रिंग का लेबल ही बनता है तो इसके बहुत सारे पाथ अवेलेबल होंगे, और ऐसे पाथ से आप काफी सारे स्टेट्स पर पहुंचेंगे। उनमें से कोई एक भी स्टेट यदि फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टिव स्टेट है, तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्टेड बोलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो यहां पर हम कहते हैं इफ the state reached while starting from initial state and reading all the symbols of the string ओमेगा, हमने स्ट्रिंग ओमेगा के सारे सिंबल्स को रीड किया इन द सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में ओमेगा या डब्ल्यू लिखा गया है। ठीक है, इफ द स्टेट रीच्ड while starting from initial state and reading all the symbols of omega in the sequence is accepting string, is accepting state, then W is acceptable by M, उस डीएफए से वो एक्सेप्टेबल कहलाएगी। जबकि यहाँ पर क्या किस्सा है, यहाँ पर ये है कि इफ द
states, or if the set of states, reached from reached हम वापस से वही while from कर लेते हैं, while starting from initial state and reading all the symbols of omega in the sequence, उसी सीक्वेंस में आपको उसको रीड करना है, ठीक है। However, यहाँ पर अभी हमारे पास में एम्प्टी स्ट्रिंग को भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज नहीं कर सकते। From the initial state and reading all the symbols of omega of W in the sequence is accepted, so यहाँ पे आप if the set of states reached while starting from initial state and reading all the symbols of W in the sequence, अब आप किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं, has, क्योंकि ये सेट ऑफ स्टेट है, has at least one accepting state, then W is acceptable by N, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल पाथ से यदि किसी भी एक स्टेट पे पहुंच पा रहे हो जो कि फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टेबल स्टेट है, तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर किसी एक ही स्टेट पर पहुंचेंगे और यदि वो स्टेट फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टेबल स्टेट है, तो हम उसको स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डीएफए में और एनएफए में ये एक एग्जीक्यूशन के टाइम का डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है डिजाइन के बेसिस पर। डिजाइन के बेसिस पे जब हम डिजाइन कर रहे हैं तब क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? डिफरेंसेस इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हैं। सिंबल्स तो आपके सेम ही होंगे, टू सिग्मा। डेल्टा में जब हम डेल्टा डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्यू क्रॉस सिग्मा पर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन, यानी कि हम इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग के ऊपर भी ट्रांजिशन डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ डेल्टा में तो डिफरेंस है ही, जो कि बहुत विजिबल है। क्यू नॉट जनरली एक ही स्टेट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एफ फाइनल स्टेट्स हैं। तो हम जो फाइनल डिफरेंस है वो ये क्या देख सकते हैं कि क्या इसमें स्टेट्स कितनी लगती हैं, इसमें स्टेट्स कितनी लगती हैं, क्या स्टेट्स में नंबर ऑफ स्टेट्स के डिफरेंस से कोई फर्क पड़ने वाला है। तो यदि हम इस पूरी स्टेट को सेव करना चाहें, पूरी मशीन को कहीं सेव करना चाहें, तो हमारे पास क्या कुछ हो सकता है? हमारे पास हो सकता है हमें जो ट्रांजिशन टेबल है वो पूरी की पूरी सेव करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो आप ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे उसे हमें सेव करना है। तो यहाँ पर आप ढेर सारी स्टेट्स लिखेंगे, यहाँ पर आप सिंबल्स लिखेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे कि आपके पास ट्रांजिशन क्या अवेलेबल है। जहाँ की डीएफए में सिर्फ एट ए टाइम एक ही स्टेट आ रही है, यहाँ पर एनएफए में हमारे पास में डेल्टा डैश में सेट ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, राइट। तो दोनों चीजों का अपना अपना डिफरेंस है, अपनी अपनी खासियत हो सकती है। तो ये जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली एक चीज जो हमने कही थी वो ये कही थी कि डेल्टा हेट, हम शायद इसके बारे में बात कर चुके हैं, मैं इसके बारे में दोबारा बात करके हम वो बात कर चुके हैं।
हम बस एक बार लैंग्वेजेस को भी अभी देखना चाहेंगे। तो अब हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी पर। रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी, ये किस तरीके की लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है और ये किस तरीके की लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है। तो जो आपके पास सिग्मा स्टार है रिकॉग्नाइजेबिलिटी के लिए, तो हम क्या करते हैं, ये आपके पास में पावर सेट ऑफ सिग्मा स्टार है, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ सिग्मा स्टार में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है जो डीएफए है वो इसमें से कुछ एक एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर ले। सो डीएफए जो है वो कुछ एलिमेंट्स को इसको 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 आइडेंटिफाई कर ले। और हो सकता है एनएफए भी कुछ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करे। एनएफए हो सकता है वो इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर ले, इसको कर ले, इसको कर ले, इसको कर ले, इसको कर ले, ऐसा हो सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिकॉग्नाइजेबिलिटी जो है वो कैसी है। तो मान लीजिए कि हम एक सेट ऑफ लैंग्वेजेस लेते हैं। ये हमने एक सेट ऑफ लैंग्वेजेस ले ली, यहां पर हमने लिया एल ऑफ डी। ये है सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस फॉर विच और which can be recognized by which can be recognized by DFA, राइट। इसी तरीके से हम एल ऑफ एन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली एल ऑफ एन क्या है, एल ऑफ एन है सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस recognized by some NFA। तो हमारे पास दो तरीके के सेट हो गए, एल डी जो उन सारी लैंग्वेजेस का सेट, ये बेसिकली जो ब्लैक वाले हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो let me just do it for you। सो हम जब पहले कह रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि ये बेसिकली ये डीएफए का सेट है। ये लैंग्वेज डीएफए से आइडेंटिफाई हुई है, ये लैंग्वेज डीएफए से आइडेंटिफाई हुई है, ये लैंग्वेज डीएफए से आइडेंटिफाई हुई है। तो हम ये जो ब्लैक कलर की जो लैंग्वेजेस हैं जो कि डीएफए से आइडेंटिफाई हुई हैं, उनको हमने एल ऑफ डी से डिनोट किया है। ये वो सारी लैंग्वेजेस हैं जो किसी न किसी एक डीएफए से एक्सेप्ट हो रही हैं, वो आइडेंटिफाई हो रही हैं, रिकॉग्नाइज हो रही हैं। जबकि एल ऑफ एन जो है वो लैंग्वेजेस हैं जो किसी न किसी एनएफए से रिकॉग्नाइज हो रही हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज की, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके के हम जानना चाहते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो डीएफएस से रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई हो रही हैं, और वो लैंग्वेजेस कौन सी हैं जो कि एनएफएस से आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज हो रही हैं। तो हमारे पास सवाल ये आता है कि क्या एल ऑफ डी एल ऑफ एन के बराबर है, या एल ऑफ डी बड़ा है, सुपरसेट है एल ऑफ एन का, या एल ऑफ एन सुपरसेट है एल ऑफ डी का, एल ऑफ एन सुपरसेट है एल ऑफ डी का। तो ये कुछ सवाल बनते हैं, या फिर एल ऑफ डी और एल ऑफ एन जो है उनमें कुछ कॉमन है, देयर इज समथिंग कॉमन, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट आल्सो। सो एल ऑफ डी माइनस एल ऑफ एन, इसमें भी कोई एलिमेंट आता है। तो यू नो एल ऑफ डी और एल ऑफ एन में एक्चुअली रिलेशनशिप क्या है, हम इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, हम जानना चाहते हैं। उसी से हमें रिकॉग्निशन एबिलिटी मालूम पड़ेगी। यदि हम ये कहते हैं कि एल ऑफ डी सुपर सेट है, तो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो डीएफए है वो ज्यादा स्ट्रिंग्स को, ज्यादा लैंग्वेज को, स्ट्रिंग्स नहीं लैंग्वेजेस, एल ऑफ डी यदि
क्योंकि ये फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है, इट्स नॉट अ सिंगल लैंग्वेज, इट्स अ सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस that can be recognized by DFA. This is all languages that are recognized by NFA. तो यदि DFA ज्यादा लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो डेफिनेटली DFA की ताकत ज्यादा है NFA से। सिमिलरली यदि NFA ज्यादा मतलब एक सुपर सेट है और वो उन सारी स्ट्रिंग्स को, उन सारी लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई कर ही पा रहा है जो कि DFA आइडेंटिफाई करता है, कुछ और लैंग्वेजेस को भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो डेफिनेटली NFA ज्यादा ताकतवर है, उसकी रिकॉग्नाइजेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। यदि दोनों ही सेम लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो दोनों बेसिकली समान ताकत वाले हैं, दोनों एक ही तरीके की, एक ही टाइप की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो हम उन दोनों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, जो भी हमें जिस समय भी फायदेमंद लग रहा हो हम उसको यूज कर सकते हैं। या फिर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि कोई एक दूसरे का सुपरसेट या सबसेट है। हम ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि भाई दोनों अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनमें आपस में कोई हम विशेष रिलेशनशिप नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सवाल को देखते हुए, ये सवाल को समझने के लिए हम हमारे पास दो तरीके की कोशिशें हैं। हम क्या कोई ऐसी लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर लें जो कि DFA में तो एक्सेप्ट होती है, किसी DFA से एक्सेप्ट होती है लेकिन NFA से नहीं होती, या NFA से होती है लेकिन DFA से नहीं होती, या तो हम ऐसा कुछ करें, या फिर हम ऐसा कुछ करें कि जो DFA है वो उसको हम NFA की फॉर्म में ले आए, यानी कि कोई भी DFA आपने बना दिया, अब उस DFA को हम किसी ना किसी तरीके से किसी एक NFA में बदल दें, या सिमिलरली कोई NFA है उसको हम कंप्लीटली किसी एक DFA में बदल दें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम ये कह सकेंगे कि ये दोनों सेट्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब सवालों के लिए हम लेक्चर्स, आगे के वीडियोस देखेंगे, बट उससे भी ज्यादा हम पहले हम और एक बार NFAs को समझने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू।